गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब शुरू करते हैं आगे। कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और चुनाव की पद्धति और प्रक्रिया हमें देखनी है आज। ठीक है, तो राष्ट्रपति में हम लोग चुनाव की पद्धति देखते हैं कि चुनाव कैसे होता है। चुनाव की पद्धति पिछली क्लास में हम लोग पढ़ ही चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट है। क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बताइए। राज्य का प्रमुख होता है। राज्य क्या मतलब? भारत। भारत क्या है? एक राज्य है जिसे आप लोग देश कहते हैं। तो पॉलिटिक्स में या पॉलिटी में स्टेट से तात्पर्य हमारा एक देश से होता है। जब हम प्रांत बोलेंगे तो प्रांत का मतलब वो राज्य से यूपी है। तो राज्य में कितने तत्व होते हैं? 4। नाम क्या है? क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और क्या पढ़ा था? ये नॉमिनल हेड होता है, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख। और पहला नागरिक होता है, क्योंकि जब मुखिया ही है राज्य का तो पहला नागरिक तो होगा ही होगा। तो अब इसके हम चुनाव की पद्धति देखते हैं। मतमूल्य हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। मतमूल्य क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कितना होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे शुरू करते हैं चुनाव की पद्धति। तो चुनाव की पद्धति कैसी होती है? तो पहली बात इसके, ये चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी बोलते हैं अप्रत्यक्ष को। राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे? क्योंकि इस राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। बिकॉज राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता कौन? हम लोग भाग नहीं लेती है, या आम जनता नहीं चुनती है। तो चुनता कौन है? आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। तो भाग कौन लेता है? एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मतलब नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित सदस्य कहाँ के? संसद और विधानसभा के। ठीक, निर्वाचित सदस्य संसद और विधानसभा की, यहाँ पर लगाइए इसको। ठीक है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा में सारे राज्यों की विधानसभाएं शामिल हैं, दिल्ली और पांडिचेरी भी, चूँकि वो यूटी हैं तो कन्फ्यूजन नहीं करना है कहीं। ठीक, अब ये जो निर्वाचक मंडल है चुनाव कैसे करता है, पद्धति क्या है इसकी? पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, पूरा इंग्लिश में होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन
बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है? ये होता है, अब इसको समझते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 कैंडिडेट हैं, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए। मान लीजिए ये हो गए आपकी 1, 2, 3 और 4, ये 4 उम्मीदवार हो गए। इनके हम नाम आगे लिख देते हैं कुछ। ये आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नेम, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी। ये 4 लोग खड़े हुए, ये बैलेट बन गया 4 लोगों का, ठीक है। वोटर मान लीजिए कितने हैं? मान लीजिए एक वोटर है 20, 20 लोग वोट करेंगे, मतलब विधायक और सांसद कुल मिलाकर 20 हैं। तब ये कैसे चुनेंगे? तो ऐसा होगा कि कहेंगे कि हम अब ये लोग वोट दिए, ठीक है, हम ये लिख रहे हैं कितने लोगों ने वोट दिया किसको, ठीक है। मान लीजिए वोटिंग आप देने गए, 20 वोटर हैं, उसमें से आप अकेले हैं, आप सांसद हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है, समझ रहे हैं? आप लोग सांसद या विधायक हैं। ये आप दौड़ते हुए गए वोट देने के लिए, तब आप इसमें वोट कैसे देंगे? जैसे आपने जब दिया होगा, गांव में जब पंचायत का चुनाव होता है, एक आज सामने टिक करके मुहर लगा के भाग आते हैं, हो गया। यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको प्रेफरेंस में वोट देना है कि पहला नंबर किसको अगर वोट दूँ, पहले नंबर पर इनको देना चाहिए, दूसरे नंबर पर किसको देना चाहिए, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि बी हमारी पार्टी का है तो बी को हम देंगे पहला वोट, पहला प्रेफरेंस। फिर आपको लगता नहीं यार, दूसरे नंबर पे तो डी को देंगे हम प्रेफरेंस, तीसरा होगा सी, चौथा होगा ए। आपने वोट ऐसे दे दिया, ठीक। इसी तरह से आपको जैसे 20 लोग थे, सबने वोट कर दिया, ये हो गई वोटिंग। तो वोटिंग यहाँ कंप्लीट हो जाती है ऐसे करके। सब लोग ऐसे ही प्रेफरेंस में देंगे, ये क्या है हमने दिया, ये प्रेफरेंस है, वरीयता क्रम में दिया है वोट, वरीयता क्रम, प्रेफरेंस में। कि जब पहली काउंटिंग होगी, आप सोचिए शुरू होती है फर्स्ट काउंट, फर्स्ट राउंड शुरू होगा काउंटिंग का, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या होगा? तो फर्स्ट राउंड में ए, बी, सी, डी 4 कैंडिडेट हैं। अब इनको देखा जाएगा कितने वोट मिले हैं। फर्स्ट राउंड में ये गिना जाएगा कि पहले नंबर पर फर्स्ट जो प्रेफरेंस मिली है उसमें कितने वोट मिले हैं। मान लीजिए कि ए को 5 लोगों ने पहला नंबर दिया था प्रेफरेंस, तो यहाँ 5 लिखा गया। बी को पहला नंबर दिया था, लगभग 10 लोगों ने मान ली दिया था, फर्स्ट ये वाला, ठीक है। सी को मान लीजिए कि 3 लोगों ने दिया था पहला नंबर, और डी को दिया था पहला नंबर 2 लोगों ने। तो 5 लोग यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। ये फर्स्ट प्रेफरेंस का हमने काउंट किया सबका। 20 बैलेट पेपर्स ये वाले आए, ठीक। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ पर है तो बी को गया ये पहले नंबर में जब काउंटिंग हुई। ये स्पष्ट हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पर जीतने के लिए कितना चाहिए वोट?
50% +1, 50% +1 वोट चाहिए होता है जीतने के लिए। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक जनगणना चलेगी। मतलब यहाँ पर वोट कितने चाहिए हमको? 11 वोट चाहिए जीतने के लिए। अधिकतम वोट इनको 10 ही मिले हैं। तो अब क्या होगा? सेकंड राउंड की मतगणना होगी। फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट हो गया, कोई भी नहीं जीता, तो सेकंड राउंड की गणना होगी। सेकंड राउंड की गणना में क्या होगा? जो सबसे कम वोट पाया है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सबसे कम वोट पाए थे, मान लीजिए जो वोट पाए थे उसमें जो लोगों ने ऐसे कर लेते हैं 2 4 ए बी सी डी। एक ये बैलेट पेपर था डी का, मान लीजिए डी को दिया था किसने? रमेश ने दिया था। और एक और बना लेते हैं बैलेट पेपर, ये दिया था सुरेश ने। ठीक है, रमेश सुरेश दो लोगों को ले लेते हैं। ये सुरेश का बैलेट है, तो इन्होंने जो रमेश ने दिया था तो पहला नंबर दिया था ए को, फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरी प्रेफरेंस दी थी बी को, तीसरी प्रेफरेंस दी थी ए को और चौथी दी थी सी को। ठीक, इन्होंने ए बी सी डी, अब इन्होंने भी पहली प्रेफरेंस किसको दी थी? डी, तभी तो दो पूरा हो गए थे पहले प्रेफरेंस वालों के डी के। एक रमेश का था, एक सुरेश का वोट था पहला वाला, फर्स्ट प्रेफरेंस का। ठीक, दूसरा वोट इन्होंने दिया था बी को प्रेफरेंस, तीसरी दी थी सी को और चौथा दिया था ए को। ये दो लोग वोट दिए थे, इस तरह से वोटिंग इन्होंने की थी। अब क्या होगा? जब सेकंड राउंड की गणना होगी तो सबसे आखिरी में जो है जिसको कम वोट मिले हैं, सबसे कम, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके जो मत पत्र हैं, वोटिंग जो कि बैलेट पेपर हैं, उसको बाकी तीनों में बांटा जाएगा। अब इसके बैलेट पेपर कितने? एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए। अब इन दो बैलेट पेपर को बाकी तीनों में ऊपर के जो है बांटा जाएगा। अब कैसे ये वोट ट्रांसफ़र होंगे? इनको ट्रांसफरेबल वोट है ना, तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे इनको ये देखिए। तो जब सेकंड राउंड की गणना होगी, हम लिख लेते हैं इनके नाम, कैंडिडेट्स के नाम ए बी और सी। डी के ये वोट थे। अब डी के जो दूसरे नंबर का प्रेफरेंस है, सेकंड नंबर की वरीयता, उसको काउंट करेंगे। तो सेकंड नंबर की वरीयता ये रही। सेकंड नंबर किसको दिया था इन्होंने? इनका पहले लिख लेते हैं। 5 वोट मिल चुके हैं, 10 मिल चुके हैं और 3 मिल चुके हैं। सेकंड नंबर पर इन्होंने दिया था, सुरेश भाई ने दिया बी को वोट, तो सुरेश भाई का वोट यहाँ हमने जोड़ दिया एक, सेकंड नंबर। और रमेश ने भी दिया था बी को, तो रमेश का भी जुड़ गया यहाँ पे। तो बी के वोट कितने हो गए अब? 12। तो जीत गए फिर बी भाई। तो परसेंट कौन बनेगा? बी बनेगा। तो आप समझ गए सेकंड राउंड की गणना कैसे होगी। अब जब थर्ड राउंड की गणना करनी होगी तब क्या करेंगे? तब थर्ड के जो वोट मिले हुए 3, ये खत्म हो जाएंगे और इनके वोट ट्रांसफ़र होंगे ए और बी को। कैसे? जिन लोगों ने थर्ड नंबर पर चुना होगा, ठीक है, थर्ड नंबर वाला जो प्रेफरेंस होगा वो ट्रांसफ़र होगा ए और बी को। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति की जो मतगणना होती है और चुनाव होते हैं। आगे इसमें क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है? जिसका सब करवाते हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कौन सा? राज्य का कि केंद्र का? तो राज्य का तो नहीं करवाएगा, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्य का चुनाव आयोग जो होता है, इस यहाँ भारत भी लिख लीजिए।
केवल वो पंचायती वाले चुनाव करवाता है। कौन से? नोट में आप लोग लिख लीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं हम लोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चुनाव करवाता है सिर्फ पंचायतों के, क्योंकि इसका गठन ही 73वां और 74वां संशोधन है उसके तहत हुआ है। 73rd एंड 74th 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, उसके तहत हुआ है। तो ये चुनाव केवल करवाएगा किसके? राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के, पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका के। इसका मतलब अभी आप लोग ना समझे हो तो पंचायती राज में 3 स्तर है ना। एक तो हो गया ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर प्रधान हो गए। दूसरे स्तर पर ब्लॉक, ब्लॉक स्तर पर कौन होते हैं? BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो बनते हैं, तो ब्लॉक के सदस्य, और जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य, ठीक है। नगर पालिका में वही नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, नगर निगम नगर परिषद के, वो करवाता है, ठीक है। यहाँ एकदम स्पष्ट रहिएगा कि राज्य विधायिका के जो चुनाव होते हैं वो भी यही करवाता है। कौन? भारत का चुनाव आयोग। राज्य विधायिका मतलब विधायक के चुनाव, ठीक है, विधानसभा जिसको बोलते हैं, राज्यों में विधानसभा के चुनाव, विधानसभा का, विधान परिषद का, यही करवाएगा कौन? भारत का चुनाव आयोग। इसके अलावा संसद के चुनाव, संसद के चुनाव में आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव, यही कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जीतने के लिए जो कोटा चाहिए वो कितना चाहिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कोटा, राष्ट्रपति का कोटा है 50% + 1। इसके लिए एक फार्मूला है, सूत्र है, उससे काउंट किया जाता है। तो कुल वैध मत, कुल डाले गए वैध मत, कुल डाले गए वैध मत, ठीक। आगे लिखते हैं कोटा, कितना कोटा चाहिए होता है? 50% + 1 हमें वोट चाहिए होते हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर कितने पदों पर आपको भर्ती लेनी है, तो चुनाव होना है, तो हमें नीचे 1 लिखा जाता है, ये हो जाता है परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज नहीं, +1 आगे होगा ये परसेंटेज। कुल डाले गए वैध मत बटे 1 प्लस जितने पदों की भर्ती होनी है, तो यहाँ पर एक ही पद खाली है तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल 2, तो यहाँ 2 लिखिए सीधे सीधे, ठीक। कन्फ्यूजन आप लोग ना रखिए। तो कुल डाले गए वैध मत को 2 से भाग करके +1, इतने वोट हमें चाहिए होते हैं, या 50% + 1 वोट हमें चाहिए व्यवहार में, या 50% वैध मत जो डाले गए हैं +1 वोट, %, +1। यहाँ परसेंटेज मत लगाइए, ये परसेंटेज में नहीं होगा, ठीक है। 50% वैध डाले गए वैध मत +1, इतना जीतने के लिए आपको चाहिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो।
और मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, चुनाव हुआ, जीत के आ गया, चुनाव हो गया, लेकिन आपका जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है उसने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, कोई डिस्प्यूट हो गया। अब चुनाव में विवाद हो गया, कोई चुनाव में विवाद क्या बोलते हैं उसको? चुनावी विवाद। इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा एकमात्र सुप्रीम कोर्ट। और इसी का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक। अब ये भी हो सकता है कि चुनावी विवाद हुआ, आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले जो राष्ट्रपति महोदय चुने गए थे पहले, उन्होंने शपथ ले ली, राष्ट्रपति जी ने शपथ ले ली। किसने दिलाई शपथ? कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलाएंगे। मान लीजिए ये नहीं है, किसी वजह से छुट्टी पर हैं या कुछ बीमार हैं, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। मैं लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन आप लोग नहीं करेंगे। ये शपथ दिला दी और इन्होंने पद धारण कर लिया। ठीक। पद अगर धारण कर लिया, काम करना शुरू कर दिया, कार्य आरंभ। 2 महीने तक काम कर लिया, मान लीजिए 2 माह तक। इसके बाद आ गया सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि चुनाव अवैध है, मान लीजिए, अवैध से अच्छा चुनाव रद्द कर दिया, मान लीजिए, या कहा कि ये गलत जीत गए हैं, जो भी है, चुनाव रद्द। अब राष्ट्रपति जी पद पर नहीं रहे, राष्ट्रपति पद से हट गया, पद से हट गए। अब राष्ट्रपति जब पद से हट गए, अब बात आती है कि इस दौरान इन्होंने जो काम किया 2 माह तक, ये इस काम का क्या होगा? चुनाव रद्द हो गए, चुनाव अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये 2 माह तक जो काम हुआ है उसका क्या होगा? ठीक है, ये काम अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि ये सब काम जो हुआ है 2 माह के दौरान सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ओके, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, जो कुछ हुआ सब सही हुआ, उसको रद्द ना किया जाएगा, ना उसको गलत माना जाएगा, मतलब सब कुछ सही माना जाएगा। केवल राष्ट्रपति पद से हट गए हैं बस, अब कोई और राष्ट्रपति चुन के आएगा, या जो सेकंड नंबर पर वो जीता है तो वो बैठेगा, इतना ही होगा। ठीक है, तो उसके द्वारा की गई कोई भी कृत्य को अवैध नहीं माना जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। लॉजिक सिंपल सा है, इसमें लॉजिक ये है क्योंकि राष्ट्रपति खुद से कोई काम नहीं करता है, अपनी स्वयं से निर्णय नहीं लेता है। जब वो स्वयं से निर्णय नहीं ले रहा है, मतलब PM और उसकी जो मंत्रिमंडल होती है उसकी सलाह से काम करता है वो। तो एक लॉजिक ये है, तो PM ने जो सलाह दी होगी उसके हिसाब से ही काम हुआ है, तो लोकतंत्र में PM ही महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, एक ये है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी शपथ के बारे में देखते हैं। चुनावी प्रक्रिया हो गई, शपथ। शपथ से पहले एक बात और देख लेते हैं हम लोग। क्या? अब मान लीजिए आप एक बार राष्ट्रपति हो गए,
तो क्या दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? दोबारा राष्ट्रपति हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ। दोबारा नहीं, तिबारा, चौबारा, जितनी बार चाहें आप राष्ट्रपति हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है? एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं दोबारा तिबारा, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट यूएसए का, उसके लिए फिक्स है 2 टर्म, 2 कार्यकाल हो सकते हैं। आपने देखा होगा अभी ओबामा जी का 2 टेन्योर पूरा हो गया, वो बाहर हो गए, 2 कार्यकाल तक मात्र, तिबारा नहीं बन सकते। हमारे यहाँ ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, जितनी बार चाहें आप बन सकते हैं, बस चुनाव जीत जाइए, ठीक है। तो एक ये हो गया, प्रेसिडेंट बन सकते हैं दोबारा या नहीं बन सकते हैं। तो दोबारा राष्ट्रपति हमारे यहाँ कोई हुआ है क्या, ऐसा उदाहरण? हाँ हुआ है। कौन? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 2 कार्यकाल तक अपनी सेवाएं देश को दी, 1952 से 1962 तक का टेन्योर इनका। हालांकि ये राष्ट्रपति चुने गए थे कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तब से लेकर 52 में एक्चुअल में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तब फिर 56 में चुनाव हुआ, तब और फिर 62 में इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने 2 टेन्योर तो यही हो गए 52 से 62 वाले। ये जो चुना गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था इनको, तो ये चुना गया था संविधान सभा द्वारा। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को, और इन्हें राष्ट्रपति जब चुना गया, इसी के साथ हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हो गए। इसी के साथ भारत गणतंत्र हो गया। भारत गणतंत्र, रिपब्लिक हो गया। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं रिपब्लिक हो गया? रिपब्लिक का मतलब सीधा होता है कि हेड ऑफ द स्टेट चुना गया हो, जो कि संविधान सभा ने चुना था राष्ट्रपति को 24 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को, 24 को चुना गया, विद इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू किया गया। तो संविधान जैसे इफेक्ट में आया, हमारे राष्ट्रपति इलेक्ट हो गए और हम गणतंत्र हो गए। राष्ट्रपति के इलेक्ट होते ही हम गणतंत्र हुए। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हमारा चुना गया है। उससे पहले जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट था वो चुना हुआ नहीं था। तो 1947 से 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, ये बहुत क्रूशियल बात है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत गणतंत्र नहीं था, भारत था डोमिनियन, डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत का जो प्रमुख था, हेड ऑफ द स्टेट था, वो चुना नहीं गया था, नियुक्त किया गया था। इस दौरान हमारा हेड ऑफ द स्टेट था गवर्नर जनरल। कौन था हेड ऑफ स्टेट? हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारे राज्य का प्रमुखिया कौन था? राष्ट्रपति नहीं था, गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल पद का नाम था। ये मुखिया थे, ये भाई साहब हुए थे अपॉइंट, वही ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे हालांकि। तो पहले बने थे बेंटन साहब, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि ये पहले वायसराय भी थे। उसी समय पद बदला गया 15 अगस्त को, तो ये उन्हें को बना दिया गया।
और इनके बाद बनाया गया था भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की जो बात है, भारत का गवर्नर जनरल, ये हम स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, कहीं कन्फ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पॉइंट जो नोट करने का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल है। पहले गवर्नर जनरल जो हुए थे, आपको याद होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको पढ़ा जाता था, वो 1833 की बात है। हम लोग आज़ादी के समय हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान सिर्फ 2 ही गवर्नर जनरल हुए, एक ये और राजगोपालाचारी। बेंटन साहब थे विदेशी और ये हैं भारतीय। अब आप सोच लीजिए इसमें कितने क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरह है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? बेंटन साहब होंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल प्लस विदेशी भी इसमें जोड़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला विदेशी गवर्नर जनरल, ये भी यही होंगे। यहाँ पर क्या आएगा इनके बारे में? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, जी लिख दे रहा हूँ, आपको समझ जाइए, गवर्नर जनरल है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? गोपालाचारी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? क्योंकि इसके बाद तो पद ही खत्म हो गया था। अंतिम, जी वो भी गोपालाचारी हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं जहाँ पर डाउट होता है, तो डाउट आपको नहीं रखना है, तो क्लियर रहना है। ठीक है, अब आपने इतना जान ही लिया है, तो शपथ हम लोग कल पढ़ेंगे। शपथ होगा, इसके बाद शक्तियाँ, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।